एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी हिस्ट्री की बुक का चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया का पार्ट नंबर 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। Not all social groups were moved by the abstract concept of Swaraj. One such group was nation's untouchables, who from around the 1930s had begun to call themselves दलित और oppressed. सारे के सारे सोशल ग्रुप स्वराज के आइडिया को नहीं समझ पा रहे थे। इसमें से एक ऐसा ग्रुप था जिसका नाम था अनटचेबल्स, जो अपने आप को दलित कहते थे या ऑप्रेस्ड कहते थे। देखिए, दो वर्ड होता है, एक होता है ऑप्रेस्ड, एक होता है ऑप्रेसर। ऑप्रेसर यानी पीड़ा देने वाला और ऑप्रेस्ड यानी पीड़ित। तो यहाँ पर जो दलित हैं वो परेशान थे, उनको परेशान किया जा रहा था। फॉर लॉन्ग द कांग्रेस हैड इग्नोर्ड द दलित्स फॉर फियर ऑफ ऑफेंडिंग द सनातनीज, द कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदूज। हाई कास्ट हिंदूज ना दुखी हो जाएं जो सनातनीज थे, इसलिए वो दलित्स को इग्नोर कर रहे थे। Mahatma Gandhi declared that Swaraj would not come for 100 years if untouchability was not eliminated. महात्मा गांधी ने कहा कि अगर अनटचेबिलिटी को नहीं हटाया गया, तो स्वराज तो 100 सालों में भी नहीं मिलेगा। ठीक है, ये महात्मा गांधी ने कहा था। ही कॉल्ड अनटचेबल्स हरिजन, उन्होंने अनटचेबल्स को हरिजन कहा। और चिल्ड्रन ऑफ गॉड, यानी हरिजन मतलब होता है भगवान के बच्चे कहा हरिजन को। ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह टू सिक्योर देम एंट्री इनटू टेम्पल्स एंड एक्सेस टू पब्लिक वेल्स, टैंक्स, रोड्स एंड स्कूल्स। देखिए क्या क्या प्रॉब्लम्स होती थी अनटचेबल्स को। जो अनटचेबल्स थे उनको मंदिर नहीं जाने दिया जाता था। पब्लिक वेल्स जो होते हैं, यानी जो कुएँ वगैरह होते हैं, उनको उसका एक्सेस नहीं मिलता था। टैंक जो होती है, जो रोड्स होते हैं, स्कूल्स, इन सब जगह जाने को अलाउ नहीं होता था। लेकिन गांधी जी ने कहा कि सत्याग्रह को ऑर्गेनाइज करके वो ये सारी चीज़ें करने देंगे उन्हें। ही हिमसेल्फ क्लीन्ड टॉयलेट्स टू डिग्निफाई द वर्क ऑफ द भांगी, द स्वीपर्स एंड परसूडेड अपर कास्ट टू चेंज देयर हार्ट एंड गिव अप द सिन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो गांधी जी खुद ही टॉयलेट्स वगैरह क्लीन करते थे ताकि वो जो भांगी का जो वर्क होता है, स्वीपर्स यानी जो साफ़ सफाई करने वाले लोग होते हैं, इनके वर्क को एक ऊंचा स्थान दे सके कि ये भी इंसान है, ये भी हमारे लिए काम करते हैं। और इससे वो अपर कास्ट के लोगों का जो एक, आप कह सकते हैं, उनकी जो मेंटालिटी है वो चेंज करना चाहते थे, जिससे उनके मन में भी ये भावना आए कि ये पाप करते हैं अनटचेबिलिटी का, जो लोगों को इस तरह से बोलते हैं, जो हरि के जन हैं, जो भगवान के बच्चे हैं, उनको इस तरह से मतलब जो पीड़ा दे रहे हैं, इस चीज़ को करना वो छोड़ दें, गिव अप कर दें। But many Dalit leaders were keen on different political solution to the problems of the community. They began organizing themselves, demanding reserved seats in educational institution. तो ये खुद से ही सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करते थे और रिजर्व्ड सीट को डिमांड करते थे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। एंड अ सेपरेट इलेक्टोरेट दैट वुड चूज़ दलित मेंबर्स फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। और अलग से इलेक्टोरेट चाहते थे जो कि दलित के मेंबर्स को चूज़ कर सके। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट दे बिलीव वुड रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ देयर सोशल डिसेबिलिटीज़। उनको लगता था कि अगर उन्हें पॉलिटिकल एम्पावरमेंट मिल जाएगा, अगर वो पॉलिटिकली उनको अगर कहीं सीट मिल जाएगी, वो कुछ मिनिस्टर वगैरह किसी पोस्ट पर आ जाएंगे, तो उनकी जो सोशल डिसेबिलिटीज़ हैं उस प्रॉब्लम को वो रिजॉल्व कर पाएंगे। यानी अगर किसी के हाथ में पावर आ जाएगी तो उसकी जो सामाजिक प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसके साथ, जो उसके साथ बर्ताव कर रहा है समाज, वो चीज़ दूर हो जाएगा, ऐसा इन लोगों को लगता था, इसलिए वो ऐसी चीज़ें कर रहे थे। दलित पार्टिसिपेशन इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वॉज देयर फॉर लिमिटेड। इसीलिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जो दलित्स का पार्टिसिपेशन था वो काफ़ी लिमिटेड था, पर्टिकुलरली इन द महाराष्ट्र एंड नागपुर रीजन। तो खास करके महाराष्ट्र और नागपुर रीजन में ये चीज़ लिमिटेड था, वेयर ऑर्गेनाइजेशन वॉज क्वाइट स्ट्रॉन्ग, जहाँ पर ये जो ऑर्गेनाइजेशन था ये अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, एंड नाउ वी आर मूविंग अहेड। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, बड़े ही इम्पोर्टेंट शख्स के बारे में अब आप जानने जा रहे हैं, इसलिए ज़रा ध्यान से देखिएगा। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर who organized the Dalits into depressed classes association in 1930 clashed with
clashed with Mahatma Gandhi at the second round table conference by demanding separate electorates for Dalits, जिन्होंने दलित्स को इस एसोसिएशन में ऑर्गेनाइज किया, मतलब एक नाम दिया, एक संघ बना लिया 1930 में, जो कि क्लैश कर गया महात्मा गांधी के साथ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। अब महात्मा गांधी आपको याद होंगे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब जा रहे थे अपनी कुछ डिमांड्स लेकर के, तो उस समय पर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था कि ये कुछ डिमांड यहाँ पर अपनी बता रहे थे बी आर अम्बेडकर जी कि सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित्स, यानी हमें दलित्स के लिए अलग से इलेक्टोरेट चाहिए। व्हेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट कंसीडर्ड अम्बेडकर्स डिमांड, गांधी जी बिगैन अ फास्ट अनटू डेथ। जब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी जब अम्बेडकर जी के डिमांड को मानने लगी, गांधी जी जो थे वो अनशन पे चले गए, मतलब एक अप टू डेथ, यानी जब तक उन्हें मृत्यु नहीं आ जाती वो कुछ खाएं पिएंगे नहीं, जब तक कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना ये फैसला वापस नहीं ले लेती कि दलित्स को एक अलग से इलेक्टोरेट दिया जाए। आप खुद सोचिए कि दलित्स के लिए अगर अलग से इलेक्टोरेट मिल जाता तो क्या होता। एक बार सोच करके देखिएगा मैं क्या यहाँ पर कहना चाह रही हूँ, गांधी जी भी क्या सोच करके ऐसा उन्होंने किया। अगर इस तरह से होता, क्योंकि दलित्स भी जो हैं वो समाज का एक हिस्सा हैं, अगर उन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट मिल जाता तो वो कभी भी आम इंसान जो बाकी रह रहे थे उनके साथ कभी घुल मिल नहीं पाते, कभी उन्हें वो सम्मान नहीं मिल पाता। इसी रीज़न की वजह से गांधी जी इस चीज़ के ख़िलाफ़ थे, क्योंकि उनको लगा कि सेपरेट इलेक्टोरेट के वजह से ये जो इंटीग्रेशन का प्रोसेस है ये स्लो डाउन हो जाएगा। मतलब ये समस्याएं जो थी ये हर भारतीय की थी, यानी ब्रिटिशर्स जो थे वो हर भारतीयों को तंग कर रहे थे, सबके लिए ये प्रॉब्लम थी। तो अगर सभी एक साथ मिल करके लड़ते, एक संघ बना करके, तब हम जल्दी आज़ादी पा सकते हैं। लेकिन अगर अलग अलग ग्रुप्स में लोगों को बांट दिया जाएगा तो ये बात बिल्कुल भी सही नहीं होगी और इस तरह से लोगों में एकता नहीं आएगी। इसीलिए गांधी जी इस चीज़ के खिलाफ थे। अम्बेडकर अल्टीमेटली एक्सेप्टेड गांधी जी इस पोजीशन एंड द रिजल्ट वॉज पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1932। तो अम्बेडकर जी ने अल्टीमेटली गांधी जी की पोजीशन को एक्सेप्ट किया और रिज़ल्ट जो आया ये पूना पैक्ट आया, यानी एक समझौता 1932 का, सितंबर 1932 का एक समझौता आपके सामने दिया जाएगा। इसमें क्या है, इट गेव द डिप्रेस्ड क्लासेस, जिसको बाद में शेड्यूल्ड कास्ट बोला गया, एससी, रिजर्व्ड सीट्स इन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। तो जिसके तहत, यानी पूना पैक्ट के अकॉर्डिंग, जो डिप्रेस्ड क्लासेस थी उनको प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में रिजर्व सीट दी गई। रिज़र्व सीट का मतलब आज अच्छे से आप समझ लीजिए कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारी टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स हैं, इसमें कुछ हिस्से हम पर्टिकुलर निश्चित कर देंगे कि ये हिस्सा जो भरा जाएगा ये दलित से ही भरा जाएगा, ये हिस्सा जो भरा जाएगा वो वुमेन से ही भरा जाएगा, ये हिस्सा जो भरा जाएगा वो मेन से ही भरा जाएगा, ये पर्टिकुलर हिस्सा जो है आज की यंग जनरेशन से भरा जाएगा। मतलब एक हम डिफ़ाइन करके चल रहे हैं कि हाँ भाई सबके हिस्से थोड़े थोड़े हैं, ये वाली बात होती है। इसी को हम कहते हैं कि सीट रिज़र्व कर दी गई है, मतलब अब इतने हिस्से में आपके बाकी लोग आएंगे लेकिन ये हिस्सा दलित्स का ही है। समझ रहे हैं आप बात को, इसी को बोलते हैं रिज़र्व सीट, ठीक है। बट दे वर टू बी वोटेड इन बाय द जनरल इलेक्टोरेट। हाँ, ये बहुत अच्छी बात की कि भले ही सीट रिज़र्व कर दी जाएगी लेकिन कोई भी जनरल इलेक्टोरेट ही इसको वोट करेगा, यानी इसमें ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि दलित को दलित ही वोट देगा। मतलब जैसे हर इलेक्शन होता है, बस खाली इसमें क्या किया गया है, दलित्स को भी ऐड कर दिया गया है, एक अलग से सीट प्रोवाइड कर दी गई है जो कि आम समाज में नहीं दी जा रही थी, लोग उन्हें इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे। तो यहाँ पर उनको इम्पोर्टेंस देने के लिए उनकी सीट रिज़र्व कर दी गई, जिससे कि अब कहीं ना कहीं एक्चुअली में कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो इनकी बातों को समझेगा और इन्हें वोट देगा, जिसके थ्रू ये भी अपनी सरकार बना सकते हैं, ये भी मिनिस्ट्री कर सकते हैं, ये भी पॉलिटिकल पावर्स पा सकते हैं। इसी रीज़न से ये सब कुछ किया गया। अब देखा जाए इसमें गांधी जी की बात हो गई और अम्बेडकर जी की भी बात हो गई। नाउ दलित मूवमेंट हाउएवर कंटिन्यू टू बी अप्रहेंसिव ऑफ द कांग्रेस लीड नेशनल मूवमेंट। सम ऑफ द मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया वर ऑल्सो ल्यूकवार्म इन देयर रिस्पॉन्स टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का जो रिस्पॉन्स था उसमें कुछ मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट, अ लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम्स फेल्ट एलाइनेटेड फ्रॉम द कांग्रेस। तो जब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो खिलाफत मूवमेंट याद होगा आपको,
जो जिसने भी पढ़ा होगा उसको ये बातें अच्छे से याद आ रही होंगी कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो जब ये नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट डिक्लाइन हो गया, जब ये भी कॉल ऑफ कर दिया गया था, तो मुस्लिम्स को काफ़ी अलग फील होने लगा, कांग्रेस से अलाइनेटेड फील करने लगे थे, बिल्कुल अलग फील करने लगे थे। पहले एकता लेके चलते थे, गांधी जी ने एकता बनाने के लिए तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में खिलाफत मूवमेंट को ऐड किया था। फ्रॉम द मिड 1920s द कांग्रेस केम टू बी मोर विजिबली एसोसिएटेड विद ओपनली हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप्स लाइक द हिंदू महासभा। तो 1920 के मिड से कांग्रेस को देखा जा रहा था, एकदम ओपनली देखा जा रहा था कि अब ये हिंदू रिलीजियस को ही ओपनली जो है सपोर्ट कर रहे हैं। और जैसे कुछ ऐसे ग्रुप्स थे, नेशनलिस्ट ग्रुप्स थे जिसको सपोर्ट कर रहे थे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर है हिंदू महासभा। ठीक, एज रिलेशंस बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स वर्जेंट, each community organized religious processions with militant fervor, provoking Hindu-Muslim communal clashes and riots in various cities. तो जिस तरह से ये हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो रिश्ता था ये खराब होता गया, हर एक कम्युनिटी रिलीजियस प्रोसेशंस चलाने लगी, यानी कुछ ऐसा चलाने लगी जिसके वजह से जो हिंदू मुस्लिम में जो क्लैशेस थे, जो कम्युनिटी वाले क्लैशेस थे, मतलब किसी का पर्सनल यहाँ पर कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं था, यहाँ पर कम्युनिटी में प्रॉब्लम आ रही थी। जैसे कांग्रेस हिंदूज को सपोर्ट कर रही है लेकिन मुस्लिम्स को सपोर्ट नहीं कर पाई। नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट जब डिक्लाइन हुआ उसके बाद मुस्लिम्स को लगने लगा कि मुस्लिम्स का साथ कोई नहीं दे रहा है, और इसके बाद ये बाद में भी दिखाया जा रहा है कि अलग अलग हिंदूज़ के ही ग्रुप्स को ये सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सारी कम्युनिटी क्लैशेस थे जिसके वजह से लोग इसको प्रवोक करते थे, जिसके वजह से दंगे फसाद होते थे अलग अलग सिटीज़ में। तो अब लोग ऐसा ऐसा करने लगे जब ये रिश्ते बिगड़ रहे थे हिंदूज़ और मुस्लिम्स के बीच में। एवरी रायोट डीपेंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू कम्युनिटीज़। हर एक दंगा फसाद जो था वो इन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में जो दरार थी, जो दूरियां थी, उनको और गहरा ही कर रहा था, कम नहीं कर रहा था। ठीक है, द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग मेड एफर्ट्स टू रीनेगोशिएट एन अलायंस। तो जो कांग्रेस थी और जो मुस्लिम लीग थी, इन्होंने अपने कई प्रयास किए जिससे कि ये एक अलायंस वापस से बना सके, मतलब एक फिर से वही संघ बन जाएं। एंड इन 1927 it appeared that such a unity could be formed. The important differences were over the question of representation in the future assemblies that were to be elected. सबसे बड़ा डिफरेंस था रिप्रेजेंटेशन के क्वेश्चन पर कि जो आगे की असेंबलीज बनेगी, जो होने वाली थी, उसके रिप्रेजेंटेशंस पे सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर था। मोहम्मद अली जिन्ना, वन ऑफ द लीडर्स ऑफ मुस्लिम लीग, तो मुस्लिम लीग के एक लीडर, जाने माने लीडर मोहम्मद अली जिन्ना, वॉज विलिंग टू गिविंग अप द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स इफ द मुस्लिम्स वर एश्योर्ड रिजर्व सीट इन द सेंट्रल असेंबली एंड रिप्रेजेंटेशन इन द प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन इन द मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस बंगाल एंड पंजाब। तो मोहम्मद अली जिन्ना जो कि मुस्लिम लीग के एक लीडर थे, वो इस डिमांड को गिव अप करना चाह रहे थे जिसमें कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात की जा रही। नेगोशिएशंस ओवर द क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेशन कंटिन्यू। रिप्रेजेंटेशन के क्वेश्चन पे जो अलग अलग बातें थी ये चलती गई, बट ऑल होप वाज रिजॉल्विंग द इशू एट ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस इन 1928 disappeared when M.R. Jayakar of the Hindu Mahasabha strongly opposed efforts at compromise. यह ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस एक हुई थी 1928 में, जिसमें ये सोचा जा रहा था, एक आशा थी कि हम सारे के सारे इश्यूज़ को वहीं पर रिजॉल्व कर लेंगे। यानी मुस्लिम लीग जो भी चाह रही है, जो भी यहाँ पर हिंदूज़ में जो कुछ भी चल रहा है, इनके बीच में जितनी भी प्रॉब्लम्स है सब कुछ सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन सब कुछ सॉल्व नहीं हो पाई जब हिंदू महासभा के एक लीडर M.R. जयकर ने एक बात कही जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये स्ट्रांगली अपोज कर रहे हैं कंप्रोमाइज़ के एफर्ट्स पर, एफर्ट्स एट कंप्रोमाइज़, यानी समझौता ये करना ही नहीं चाहते थे। मतलब समझौता करने के लिए जो एफर्ट्स लगा रहे हैं उसको वो स्ट्रांगली अपोज कर रहे थे कि वो कुछ भी ऐसा नहीं चाहते जिससे हिंदूज़ और मुस्लिम्स आपस में फिर से मिल जाएं। When the civil disobedience movement started there was thus an atmosphere of suspicion and distrust between these communities. तो जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला तब दोनों ही कम्युनिटीज़ के बीच में एक तरीके से डिस्ट्रस्ट था, यानी अविश्वास की भावना थी। Alienated from the Congress, large sections of Muslims could not respond to call for a united struggle. तो इस तरह से कांग्रेस से
अलाइनेट होने के बाद, मतलब एक अलगाव फील करने के बाद, मुस्लिम्स का एक लार्ज सेक्शन यूनाइटेड स्ट्रगल के लिए नहीं इकट्ठा हो पा रहा था, नहीं अपने आप को मना पा रहा था। कई सारे मुस्लिम लीडर और इंटेलेक्चुअल ने अपने इस कंसर्न को बताया भी अबाउट द स्टेटस ऑफ मुस्लिम एज अ माइनॉरिटी विद इन इंडिया, यानी इंडिया में उनकी जो माइनॉरिटी का स्टेटस है, मतलब वो कम है इंडिया में, अपने इस कंसर्न को उन्होंने बताया भी। दे फियर दैट द कल्चर एंड आइडेंटिटी ऑफ माइनॉरिटीज़ वुड बी सबमर्ज्ड अंडर द डोमिनेशन ऑफ हिंदू मेजॉरिटी। उनको तो ऐसा भी लगने लगा था, वो डरने लगे थे कि उनका जो कल्चर है, उनकी जो खुद की आइडेंटिटी है एज अ माइनॉरिटी, सब कुछ खराब हो जाएगा, डूब जाएगा हिंदू मेजॉरिटी के डोमिनेशन के तहत। यानी हिंदू जो हैं इतने डोमिनेटेड हैं, तो सारी चीज़ें, उनकी खुद की आइडेंटिटी, उनका खुद का कल्चर, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, उनको ऐसा लग रहा था। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, एक एक चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो बाकी की चीज़ें एक लास्ट पार्ट है जिसको कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग एंड थैंक यू सो मच।